नमस्कार, मैं विनोद चार जेएसपीटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की जो प्रमुख लाग बाग थी उनके बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान में प्रमुख जो कर हैं वो कौन कौन से लिए जाते हैं इनके बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान में कर या लाग बाग कि राजस्थान में यहाँ के किसानों से किस प्रकार के कर लिए जाते थे, कौन कौन से लाग बाग ली जाती थी, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उनके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ लाग बाग हैं उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, उसी से आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को और आगे बात करते हैं। आज सबसे पहले जिस कर की बात करते हैं, जिस लाग बाग की बात करते हैं, उसका नाम है खीचड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं खीचड़ी। जो लाग बाग है, जो खीचड़ी कर है, उसके बारे में बात करते हैं कि ये खीचड़ी कर है, ये किस प्रकार से लिया जाता था, इसमें कितनी राशि है वो इस कर के रूप में ली जाती थी। तो देखिए इसकी बात करते हैं तो इसमें ये जो खीचड़ी लाग है, ये खीचड़ी लाग या खीचड़ी कर है, ये प्रत्येक गांव से, जो प्रत्येक गांव होता था उस प्रत्येक गांव में जो परिवार होते थे, प्रत्येक गांव के जो परिवार होते थे उन परिवारों से उनकी जो आर्थिक स्थिति होती थी, उनकी आर्थिक स्थिति होती थी, उस आर्थिक स्थिति के अनुसार उनसे यह कर लिया जाता था। प्रत्येक गांव में जो भी परिवार होता था उस परिवार से, उस परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती थी उस आर्थिक स्थिति के अनुसार ये कर लिया जाता था। और ये कर कौन वसूलता था? तो वहां का जो राजा होता था, वहां का जो शासक होता था, वह शासक यह कर वसूल किया करता था। खीचड़ी लाग प्रत्येक गांव में, उस गांव में जो भी परिवार होते थे उस परिवार से उसकी आर्थिक जो स्थिति होती थी, यानी इसमें कुछ निश्चित नहीं था कि इतना ही रकम ली जाती, बल्कि उस परिवार की आर्थिक जो स्थिति है उस आर्थिक स्थिति को देखकर, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनसे यह कर लिया जाता था। आगे बात करते हैं गंगा जी की लाग। आगे जो लाग है उसकी बात करते हैं तो वो है गंगा जी की लाग। और ये जो गंगा जी की लाग है, इस गंगा जी की लाग की बात करें तो ये जो गंगा जी की लाग है, ये यहाँ का जो शासक या राजा होता था, जिस भी क्षेत्र का शासक या जो राजा होता था, उस राजा की जब मृत्यु हो जाती थी, राजा की जो मृत्यु हो जाती थी, तो मृत्यु के बाद में जो उनकी अस्थियां हैं, उन अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित किया जाता था। उनको कहाँ प्रवाहित किया जाता था? तो गंगा में प्रवाहित किया जाता था। यानी जो शासक होता था, इस शासक का जो चिता भस्म होता था, चिता भस्म होता था, उस चिता भस्म को जब गंगा नदी में प्रवाहित किया जाता था, गंगा नदी में जब प्रवाहित किया जाता था, तो गंगा नदी में उनके चिता भस्म को प्रवाहित करने के एवज में यहाँ का जो नया शासक बनता था, यहाँ का जो नया शासक बनता था, वह नया शासक क्या करता था? ये कर वसूलता था। जिस साम्राज्य की, जिस शासन की, जिस क्षेत्र की जनता होती थी, वहां की जनता से, वहां की जनता से ये जो नया शासक बनता था, वो नया शासक ये कर वसूल किया करता था। और ये किस नाम से जाना जाता था? तो ये गंगा जी की लाग या गंगा लाग के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बात करते हैं गर्ज लाग। उसके बाद में अगली जो लाग है उसकी बात करते हैं तो ये है गर्ज लाग। और ये गर्ज लाग है, ये किसके द्वारा वसूल की जाती थी? तो उस क्षेत्र के शासक के द्वारा वसूल की जाती थी। किसके द्वारा वसूल की जाती थी? तो उस क्षेत्र के शासक के द्वारा वसूल की जाती थी। शासक ये कब वसूल करता था? तो जब वह अपने पट्टे के गांव में जाता था, जब वह अपने पट्टे के किसी गांव में जाता था, पट्टे के किसी गांव में जाता था, तो उस गांव में जाने के एवज में, अपने पट्टे के किसी गांव में जाने के एवज में जो शासक होता था, वह शासक उस गांव के लोगों से, वो जो गांव होता था उनका पट्टे का गांव, जिस गांव में वह जाता था, उस गांव के लोगों से, उस गांव के लोगों से क्या किया करता था? ये कर वसूल किया करता था। अपने पट्टे के किसी गांव में जाने के एवज में ये क्या करता था?
तो ये कर वसूल किया करता था। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो देखिए और कौन कौन से कर हैं, कौन कौन सी लाग हैं वो ली जाती हैं, उनके बारे में बात करें तो देखिए आगे बात करते हैं गांव खर्च लाग। गांव खर्च लाग, इस गांव खर्च लाग की बात करें तो ये गांव खर्च लाग है, ये भी किसके द्वारा वसूल की जाती थी, तो ये गांव खर्च लाग है, ये भी शासक के द्वारा, ये भी शासक के द्वारा ही वसूल की जाती थी। और शासक ये किस लिए वसूल करता था, तो जो गांव होता था उस गांव का जो भी विकास कार्य होता था, यानी गांव का जो भी विकास कार्य होता था उस विकास कार्य के एवज में, उस गांव के विकास कार्य के एवज में वहां का शासक क्या करता था, ये कर वसूल करता था। यानी गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करवाना है, जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है, उस रास्ते की मरम्मत, रास्ते की मरम्मत करवानी हो, या फिर मान लीजिए अन्य कोई भी कार्य हो, अन्य कार्य किसी भी प्रकार के, जैसे मान लीजिए पानी के लिए कोई तालाब बनवाना हो, किसी सार्वजनिक भवन का निर्माण करवाना हो, इस प्रकार के जो भी कार्य होते थे, कार्य किए जाते थे, तो उन कार्यों के लिए यानी हम कह सकते हैं सीधी सी बात की गांव का विकास, गांव में जो विकास होता था उस विकास कार्य के एवज में ये कर लिया जाता था, ये लागबाग ली जाती थी, वहां का शासक लेता था। और ये किस नाम से जानी जाती थी, तो ये गांव खर्च लाग के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद में अगली जो लाग बाग है उसकी बात करते हैं, तो उसका नाम है घासमारी। अगला कर है घासमारी, यानी ये किस पर लिया जाता था, तो ये घास पर लिया जाता था, जो घास होता है उस घास पर लिया जाता था। और घास पर किस प्रकार से लिया जाता था, तो देखिए यहाँ पर जो खालसा भूमि होती थी, यानी वो भूमि जो साम्राज्य की होती थी, वो भूमि जो राजा के अंडर में होती थी, उस राजा के अंडर में जो खालसा भूमि होती थी, उस खालसा भूमि पर पशु चराने के एवज में, खालसा भूमि पर पशु चराने के एवज में जो लाग ली जाती थी, खालसा भूमि होती थी, उस खालसा भूमि पर पशु चराने के एवज में जो भी व्यक्ति वहां पर पशु चराते थे, तो उन पशु चराने वाले व्यक्तियों से क्या किया जाता था, लाग ली जाती थी, वहां से कर लिया जाता था। यानी घास पर, वहां पर पशु क्या खाते थे, घास खाते थे, यानी हम कह सकते हैं कि ये घास पर क्या लगता था, कर लगता था, पशु चराने के लिए कर देना पड़ता था, जो किस नाम से जाना जाता है, घासमारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में देखिए अगली जो लाग बाग है उसकी बात करते हैं, तो वो है चौवरी लाग। चौवरी लाग, और ये चौवरी लाग है, ये चौवरी लाग यहाँ का जो भी शासक होता था वो शासक लेता था। और ये कब ली जाती थी, तो जो भी किसान होता था, कोई भी किसान होता था, उस किसान के पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री का जब विवाह होता था, तो उस विवाह के अवसर पर यह लाग वाग ली जाती थी। किसान के पुत्र या पुत्री के विवाह पर, किसान के पुत्र या पुत्री के विवाह पर, किसान के पुत्र या पुत्री के विवाह पर क्या की जाती थी, ये लाग बाग ली जाती थी। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि उन पर चौरी कर बढ़ा दिया गया था। वहां के जो शासक थे, उस शासक के द्वारा क्या किया गया था, उन पर चौरी कर बढ़ा दिया गया था। उसी कारण वहां के जो किसान थे, दाखड़ जाति के जो किसान थे, वो नाराज हो गए थे और काफी दिनों तक उन्होंने जो विवाह के आयोजन थे वो विवाह के आयोजन नहीं किए थे। और अंत में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है और वहां के शासक को किसानों के आगे झुकना पड़ता है। तो ये चौरी कर है वो किसान के पुत्र या पुत्री के विवाह पर यह कर लिया जाता। आगे बात करते हैं, तो देखिए अगला जो कर है वो है चीला लाग। अगला जो कर है उसका नाम है चीला लाग, यानी मारवाड़ी भाषा में चीला, अपना जो रास्ता होता है उस रास्ते को भी हम क्या कहते हैं, चीला कहते हैं। रास्ता होता है, उसमें रास्ते में जो दो
लाइनें बनी हुई होती हैं, उनको हम मारवाड़ी भाषा में चीला या चील कहते हैं। तो बस उसी से इसका नामकरण है चीला लाग। यानी ये भी एक प्रकार से रास्ते के रूप में, एक प्रकार से रास्ते के रूप में क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था। यानी जो रास्ता होता है उस रास्ते के रूप में, और रास्ते पर क्या चलती है, गाड़ियां, रास्ते पर गाड़ियां चलती हैं। तो ये जो गाड़ी वाले थे, जो गाड़ियां थी उनसे ये कर वसूल किया जाता था। और ये कर वसूल कौन करता था, तो जो ठिकाने का जो जागीरदार होता था, वह जागीरदार अपने क्षेत्र में, अपना जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र की सीमा में, अपने क्षेत्र की सीमा में जब भी कोई गाड़ी प्रवेश करती थी, जब भी सीमा में अगर कोई गाड़ी प्रवेश करती थी, अगर कोई गाड़ी प्रवेश करती थी, तो उस गाड़ी से प्रवेश करती थी, तो उस गाड़ी से क्या किया जाता था, ये कर लिया जाता था। वो कोई भी गाड़ी है, अगर किसी जागीरदार के क्षेत्र की सीमा में वो गाड़ी प्रवेश करती थी, तो वहां पर प्रवेश करने के एवज में जो कर लिया जाता था वो क्या कहलाता है, चीला लाग कहलाता है। और ये कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो उस क्षेत्र के जागीरदार के द्वारा ये कर लिया जाता था। अब देखिए आगे और बात करते हैं। आगे बात करें तो चूड़ा लाग, चूड़ा लाग यानी जो ठकुराइन होती थी, जो ठकुराइन होती थी, वो ठकुराइन जब भी नया चूड़ा पहनती थी, ठकुराइन जब भी नया चूड़ा पहनती थी, तब किसानों से या जो साधारण लोग होते थे उन साधारण लोगों से क्या किया जाता था, ये कर लिया जाता था, कर लिया जाता था। यानी ठकुराइन जब भी कोई नया चूड़ा पहनती थी, ठकुराइन जब भी नया चूड़ा पहनती थी, तब किसानों से क्या किया जाता था, ये कर लिया जाता था। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जो चूड़ा पहनती थी उस चूड़े के मूल्य के रूप में, चूड़े के मूल्य के रूप में क्या किया जाता था, उस चूड़े के मूल्य के रूप में काश्तकारों से या किसानों से ये कर लिया जाता था। यानी उसके चूड़े की कीमत एक प्रकार से किसको चुकानी पड़ती थी, किसानों को चुकानी पड़ती। तो ठकुराइन जब भी नया चूड़ा पहनती थी तो उसके नए चूड़े पहनने पर काश्तकारों से, किसानों से जो कर लिया जाता था वो कौन सा कर कहलाता था, तो वो चूड़ा लाग के नाम से या चूड़ा कर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में देखिए आगे बात करते हैं। तो है जटलाग, जटलाग। और जटलाग की बात करें तो ये जो जटलाग है, ये जटलाग है वो किसके द्वारा ली जाती थी, तो ये भी ठाकुर या जो जागीरदार होता था उस जागीरदार के द्वारा ली जाती थी, जागीरदार के द्वारा ली जाती थी। और ये किन से ली जाती थी, तो ये रायका, रायका और रेबारी, यानी जो ऊंट पालन करने वाली जो जातियां हैं, ऊंट पालन करने वाली जो जातियां हैं, रायका जाति और रेबारी जाति, तो उस रायका और रेबारी जाति के जो लोग होते थे, जो ये पशुपालक थे, जो ऊंट पालते थे, उनसे उनसे उनके ऊंटों के जो बाल होते थे, ऊंटों के जो बाल होते थे, वो ऊंटों के बाल इनको जागीरदार को देने पड़ते थे। और जागीरदार इन बालों से क्या करता था, तो ऊंटों के बाल इनको कहां देने पड़ते थे, ये बाल हैं ये जागीरदार को, यानी ठिकाने में, कहां पर देने पड़ते थे, ठिकाने में देने पड़ते थे। और ठिकाना क्या करता था, ऊंटों के जो बाल होते हैं इनसे ठिकाना क्या करता था, तो इनसे ठिकाना है वो जाजम, जाजम या हम कह सकते हैं दरी, या फिर कह सकते हैं कि चटाई, यानी चटाई बनाया करते थे। सीधी सी बात यह है
कि जो जट लाग है वो किन से ली जाती थी? रायका और रेबारी जाति के जो लोग थे उनसे ली जाती थी। उनके ऊंटों के बाल, उनके ऊंटों के बाल हैं वो उन लोगों को ऊंटों के जो बाल हैं वो जागीरदार को देने पड़ते थे। किस लिए देने पड़ते थे? उन बालों से क्या किया जाता था? जो ठिकाना होता था उस ठिकाने के लिए क्या बनाई जाती थी? जाजम बनाई जाती थी। आगे देखिए, कुछ और लाग बाग की बात करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं तोल लाग। आगे हम बात करते हैं तोल लाग। तो देखिए, ये तोल लाग किन से वसूल किया जाता था? ये तोल कर किन से वसूल किया जाता था? तो ये जो तोल कर है, ये तोल कर है वो जागीरदार वसूल करता था। जागीरदार वसूल करता था और जागीरदार के द्वारा तोल कर वसूल किया जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें जो वजन होता था, जो वजन होता था उस वजन के हिसाब से, वजन के अनुसार ये कर वसूल किया जाता था। और ये कर है, ये वजन के आधार पर होता था और एक कह सकते हैं एक जो वस्तु होती थी उसी के रूप में लिया जाता था, वस्तु के रूप में ही लिया जाता था। जागीरदार है, जागीरदार के द्वारा, जागीरदार के द्वारा ये कर वसूल किया जाता था। और ये किस रूप में किया जाता था? तो ये अधिभार के रूप में, अधिभार के रूप में ये वसूल किया जाता था। यानी कोई भी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है वो वस्तु दी जाए तो उस वस्तु को देने के एवज में उसी वस्तु का कुछ वजन क्या करता था? जागीरदार लेता था। मान लीजिए कोई भी वस्तु, जैसे कोई अनाज किसी को दिया जाए, तो अनाज दिया जाता था तो उस अनाज को देने के बदले में कर लिया जाता था और वो उसी वस्तु के वजन के आधार पर होता था। किसके आधार पर होता था? वजन के आधार पर होता था। और ये अधिभार के रूप में कितना होता था? तो ये 2 से लेकर 10 सेर, यानी हम कह सकते हैं कि 2 किलो से लेकर 10 किलो तक ये कर लिया जाता था। किसी भी वस्तु के देने पर, किसी अन्य को देने पर, बेचने पर अधिभार के रूप में 2 किलो से लेकर 10 किलो तक, 2 किलो से लेकर 10 किलो तक ये कर वसूल किया जाता था। उसी वस्तु के वजन के रूप में क्या किया जाता था? ये वसूल किया जाता था। जो किस नाम से, यानी कि हम कह सकते हैं कि तोल पर, किस पर? तोल पर, तोलने पर जो कर लगता था, तोलने पर जो कर लगता था वो कर क्या कहलाता था? तोल लाग कहलाता था। उसके बाद में आगे बात करते हैं। तो अगला कर है दस्तूर। अगले कर की बात करें तो अगला कर है दस्तूर। और ये दस्तूर कर है, ये किसके लिए लिया जाता था? इसकी बात करें तो देखिए, ये एक प्रकार से अवैध धन होता था। ये एक प्रकार से क्या होता था? अवैध धन होता था। अवैध धन होता था, यानी गलत तरीके से ये कर वसूल किया जाता था। और ये कौन कौन वसूल करते थे? तो देखिए, ये कर जो वसूल करते थे, ये कर वसूल करने वालों में पटवारी होते थे, पटवारी होते थे। जो भू राजस्व व्यवस्था है उससे जुड़े हुए जो लोग होते थे, भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए जो लोग होते थे, भू राजस्व व्यवस्था के जो कर्मचारी होते थे, वो कर्मचारी क्या करते थे? ये कर वसूल किया करते थे। कर्मचारी, भू राजस्व व्यवस्था के कर्मचारी ये कर वसूल किया करते थे। जो पटवारी है वो पटवारी ये कर वसूल किया करता था। उसके अलावा बात करें तो तहसीलदार, तहसीलदार ये कर वसूल करता था। जो कानून को होता है वो कानून को ये कर वसूल करता था। जो पटेल हैं वो पटेल ये कर वसूल करते थे। और जो चौधरी हैं वो ये कर वसूल करते थे। यानी किसानों से ये कर वसूल किया जाता था। और एक व्यवस्था से नहीं बल्कि इस व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी जो लोग होते थे, जो ऊंचे पदों पर, जो ऊंचे लोग, बड़े लोग होते थे,
वो सारे क्या करते थे, इन किसानों से ये कर वसूल किया करते थे। पटवारी भू राजस्व व्यवस्था के कर्मचारी हैं वो लेते थे, चौधरी, पटेल, कानून को, तहसीलदार, ये सब क्या करते थे, किसानों से ये कर वसूल किया करते थे। और ये किस प्रकार से था, अवैध था। ये अवैध था, यानी एक दस्तूर के रूप में, एक दस्तूर के नाम पर वो क्या करते थे, ये कर उनसे वसूल किया करते थे, जिसके आधार पर इनका किसानों का सबसे ज्यादा शोषण होता था। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण लाग बागों के बारे में बात की है, कौन कौन से लाग बाग कौन से कर लिए जाते थे। अन्य कई और लाग बाग हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।